कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। JK 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए। अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, हाथों पहरी है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं स्वाति आपका स्वागत करती हूं अन्नदाता कार्यक्रम में। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में क्या कुछ है। बीजों का अंकुरण परीक्षण एवं इसके लाभ। मोगरा की फसल में किए जाने वाले समसामयिक कार्य। सिंघाड़ा की नर्सरी में किए जाने वाले शस्य प्रबंधन कार्य। किसान भाइयों, क्षेत्र अनुसार एवं जलवायु के अनुरूप प्रजातियों का चयन करके शुद्ध एवं प्रमाणित बीजों का चयन करने के बाद उन बीजों का अंकुरण परीक्षण करने के बाद ही उसे खेतों में प्रयोग करते हैं, तभी उन्हें आगे चलकर उस फसल से गुणवत्ता युक्त अधिक उपज मिल सकती है। लेकिन हमारे किसान भाई इन बातों पर ध्यान नहीं देते और बाजार से साधारण बीजों को खरीदकर सीधे खेतों में प्रयोग कर देते हैं, जिससे कम अंकुरण, कम जमाव, कम बढ़वार और कम पैदावार से संतोष करना पड़ता है। अतः किसान भाइयों, अब आपके मन में एक जिज्ञासा होगी कि हम बीजों को कैसे खरीदने के बाद उनका अंकुरण परीक्षण किस प्रकार से करें जिससे बीजों का जमाव प्रतिशत ज्ञात हो। इस बारे में विस्तार से जानकारी के लिए देखिए हमारा यह विशेष अंश। किसान भाइयों, फसल उत्पादन में बीज की अहम भूमिका होती है, क्योंकि बीज ही अच्छी फसल का आधार है। इसीलिए कहा गया है कि जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। निसंदेह एक अच्छी फसल के लिए अच्छे बीज का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। यहाँ अच्छे बीज से तात्पर्य उस बीज से है जिसकी अंकुरण क्षमता, भौतिक एवं आनुवंशिक शुद्धता आदि शुद्ध एवं अच्छे बीज के लिए निर्धारित मानक पूरा करता हो। देश में अनेक सरकारी बीज संस्थाओं के होते हुए भी कृषकों को प्रति वर्ष आवश्यक अच्छे बीज उचित मूल्य पर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण किसान अपनी पूर्व में बोई गई फसल से संचित बीजों को ही प्रयोग करने पर विवश है। ऐसे में यदि हमारे कृषक बंधु अपनी पूर्व फसल से प्राप्त दानों को बीज के रूप में प्रयोग करते हैं, तो उन्हें उस बीज की बुवाई से पहले अंकुरण परीक्षण अवश्य करा लेना चाहिए या स्वयं कर लेना चाहिए। आइए समझें कि बोए जाने वाले बीज का अंकुरण परीक्षण क्यों आवश्यक है और इसके क्या लाभ हैं। बीज की अंकुरण क्षमता या प्रतिशत ज्ञात होने पर हमें प्रति इकाई क्षेत्रफल में लगने वाले बीज की मात्रा का सही अनुमान लग पाता है। यदि अंकुरण क्षमता मानक के अनुरूप है तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में बीज की निर्धारित मात्रा ही खेत में डालना चाहिए, और यदि अंकुरण मानक से कम है तो प्रति इकाई क्षेत्रफल के लिए निर्धारित मात्रा से अधिक बीज खेत में डालना चाहिए। अच्छे जमाव वाला बीज बोने से हमें खेत में वांछित पौधों की संख्या की प्राप्ति होती है, जिससे अनुकूल उत्पादन मिलता है। तो आइए अब बात करते हैं बीज का अंकुरण कैसे ज्ञात करें या कराएं। किसान भाइयों,
बुवाई से पहले पर्याप्त समय उपलब्ध रहने पर किसी भी बीज परीक्षण प्रयोगशाला जो कृषि विश्वविद्यालय, कृषि महाविद्यालय, कृषि संस्थान या कृषि विभाग से संबंधित हो, उनके पास बीज का नमूना भेज अंकुरण परीक्षण कराया जा सकता है। नमूना भेजते समय फसल का नाम, प्रजाति का नाम, नमूना लेने का दिनांक, अपना नाम व पता लिखना न भूलें। इसके लिए एक टैग पैकेट के भीतर और एक टैग पैकेट के बाहर लगा दें। यदि समय कम हो और नमूना भेजना संभव ना हो तो किसान भाइयों, आप अपने घर पर ही अंकुरण परीक्षण कर सकते हैं। किसान भाई अपने स्तर पर बीज का अंकुरण 2 विधियों द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें पहली है बालू विधि, जिसके लिए बालू और एक उथला आयताकार या गोलाकार बर्तन या ट्रे ले लें। बालू को जीवाणु रहित करने के लिए स्टेरलाइज कर लेते हैं। बर्तन में 3/4 बालू भरकर ऊपर से पानी डालकर नम कर लेते हैं। उसके बाद 100 बीजों को बालू की परत पर रखकर ऊपर से बालू की एक हल्की सी परत बिछा देते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। इसके बाद बालू को हल्का सा नम करके ऊपर से ढक देते हैं। 1 सप्ताह बाद आप देखेंगे कि आपके बीज अंकुरित हो रहे हैं। फिर अंकुरित बीजों को गिनकर जमाव का प्रतिशत ज्ञात कर लेते हैं। यदि नमूने में रखे गए 100 बीज में से 70 बीज का अंकुरण होता है तो आप समझ लें कि आपका बीज 70% अंकुरण वाला है। फिर उसी के अनुसार बीज की मात्रा का निर्धारण कर लें। यह विधि बड़े दानों वाले बीजों जैसे मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, राजमा आदि के लिए उपयुक्त है। बीज अंकुरण की दूसरी विधि की बात करें तो वो है पेपर विधि। किसान भाइयों, इस विधि में जमाव की जांच के लिए एक विशेष प्रकार का पेपर का प्रयोग किया जाता है, जिसे जर्मिनेशन पेपर कहा जाता है। इसे बाजार से खरीद सकते हैं। इसमें बीज को पेपर के ऊपर या पेपर के बीच में रखकर जमाव परीक्षण किया जाता है। किसान भाई जर्मिनेशन पेपर की जगह पुराने फटे टाट या तौलिए का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें पेपर विधि की तरह ही टाट या तौलिए को ट्रे या बर्तन में फैलाकर पानी से भिगो देते हैं। इसके बाद इसके ऊपर बीज को स्थापित कर देते हैं और ऊपर से एक दूसरा टाट या तौलिया का टुकड़ा डाल देते हैं। उसके बाद इसको ऊपर से गीला कर देते हैं और अंकुरण के लिए कुछ समय के लिए सुरक्षित रख देते हैं। नमी की कमी होने पर समय समय पर पानी की हल्की छींटे देते रहते हैं। 1 सप्ताह बाद जमे हुए दानों को गिनकर अंकुरण प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। ये विधि मध्यम आकार के बीज जैसे उड़द, मूंग, अरहर तथा छोटे आकार के बीज जैसे तिल आदि के लिए उपयुक्त होती हैं। तो किसान भाइयों, खरीफ की फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होने वाले बीज का अंकुरण परीक्षण अवश्य करा लें या कर लें। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। मैं एक कृषक और ये मेरी समृद्धि। और ये हर कृषक की समृद्धि। जी हाँ, कृषि समृद्धि है गांव गांव की, घर घर की समृद्धि। हर फसल में बुआई से पहले या बोते समय डालना न भूले एग्रोफॉस का कृषि समृद्धि ब्रांड सिंगल सुपर फास्फेट खाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश में जल भराव वाले क्षेत्रों में सिंघाड़ा की खेती किसान भाई बड़े पैमाने पर करते हैं। वर्तमान समय में हमारे जिन किसान भाइयों ने सिंघाड़े की नर्सरी डाल रखी होगी, उसमें इस समय कुछ शस्य क्रिया प्रबंधों को करने की आवश्यकता होती है, जैसे जलीय खरपतवारों को निकालना, उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग, नर्सरी को फैलाना एवं कीट रोगों से बचाना इत्यादि। तो किसान भाइयों, इस समय आप सिंघाड़े की नर्सरी का प्रबंधन किस प्रकार से करें जिससे आपको गुणवत्ता युक्त पौध की प्राप्ति हो सके,
इस विषय पर संपूर्ण जानकारी के लिए हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। 8-10 बीघे मेरा जो खेत है वो नीचा है, इसमें पानी भरता है और फसल इसमें मर जा, धान लगा मर जा, कुछ और नहीं बो सकते हम इसमें, गन्ना नहीं बो सकते, तो इसलिए मैं इसमें सिंगाड़ी फसल करता हूँ। पिछले साल भी मेरे पास 10 बीघे सिंगाड़ा था, तो इसलिए मैंने भी इसकी नर्सरी तैयार घर ही कर ली। अब फिलहाल खेत था, तो अगले साल की जो नर्सरी के लिए मैंने जनवरी में पक्के जो पक जा फल वो छांट के बीज के लिए हमने अलग निकाल लिया था। उसके बाद हमने फिर इसकी में नर्सरी बनाने के लिए गोबर की खाद डाल ली, पहले निरे गुड़े वो जुताई करी, जुताई करने के बाद हमने इसमें फिर पानी लगाया। पानी लगाने के बाद हमने इसमें जैसे पौध लगाते हैं धान की, उसमें हमने फिर इसमें बीज लगाया। लगभग 1 फुट की दूरी पर हमने इसमें बीज लगाया, पक्का सिंगाड़ा। जैसा सिंगाड़ा हो तो 20-25 दिन में वो पौधा उसमें से निकल जा। 1 महीने में इसका जो है ना पौधे तैयार, क्या जो छत्ती है इसकी आप देख रहे हैं, छत्ती 1 महीने के करीब इसकी छत्ती बाहर निकल जा। उसके बाद फिर जो छोड़ देंगे 20-25 दिन के बाद, जैसे फिर इसमें पानी भरते रहेंगे, देखते हैं ठंडा पानी चाहिए सब, वैसे ठंडा पानी इसमें हम देंगे तो इसकी अच्छी छत्ती इसकी जो है नर्सरी हमारी निकलनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद जिसमें एक वो खरपतवार हो जाए वे निकालने पड़े, जो उसमें निरे गुड़े करनी पड़े, जैसा बेल है इसकी छत्ती है ये, उसमें खरपतवार रुक जाए, इसमें इसकी सफाई करने का कीड़ा भी लग जाए इसमें, उसमें रोकथाम के लिए इसमें कोई हल्की सी दवाई जैसे कीटनाशक मोनोप्रोटोफास है, जैसे कुणालफास है, वो ले आकर हम इसमें डाल दें। उसमें इसमें कीड़ा नहीं, इसका पत्ती पाते छटनी इसमें होती, तो नर्सरी हमारी तैयार हो जा। किसान भाइयों, सिंघाड़ा की नर्सरी में पौध सुरक्षा उपायों पर आपसे चर्चा कर रहे हैं एक विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर विजय अग्रवाल। इस समय यदि हम बात करें तो सिंघाड़े की जो नर्सरी है उसमें कई प्रकार के कीटों का प्रकोप इस समय दिखाई दे रहा है। इसमें जो सबसे प्रमुख कीट जो नर्सरी में इस समय दिखाई देता है वो होता है सिंघाड़े का भ्रंग या बीटल। ये इसकी जो सभी अवस्थाएं होती हैं, पौधों की पत्तियां, तने को नुकसान पहुंचाती हैं, और ऐसे में जब हमारा नर्सरी में पौधा जो तैयार हो रहा है उस पर इसका अगर शुरुआती अवस्था में नुकसान होता है तो आने वाले फसल समय में पूरी फसल इससे प्रभावित हो जाती है। तो सबसे पहले इसको किस प्रकार से इसकी रोकथाम करें उस विषय में जानकारी आपको अवश्य होना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जहाँ पर भी तालाब हैं वहाँ पर कहीं कहीं पर जलकुंभी ज़्यादातर देखने में मिलती है। तो जलकुंभी एक ऐसा जलीय पौधा होता है जिसमें ये कीट जो होता है, जब हमारी सिंघाड़े की फसल नहीं होती है तो ये अपनी जो पैदावार है, अपनी जो बढ़वार है वो जलकुंभी पे करता है, और जैसे ही हमारे सिंघाड़े की फसल लगती है तो उस पर इसका आक्रमण हो जाता है। तो सबसे पहले आप तालाब की साफ सफाई करें और जलकुंभी एवं अन्य जो खरपतवार के पौधे हमारे तालाब में दिखाई दे रहे हैं उनको आप निकाल दें। जिस पौधों में इस कीट का आक्रमण हो चुका है उसके लिए इसमें हमें कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए आप क्लोरोपाइरीफॉस नामक दवा का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप ट्राइजोफास नामक दवा 40% जो होती है वो बाजार में मिलती है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। एक छिड़काव के बाद अगर लगता है कि इस कीट का प्रकोप हो रहा है, पत्तियों में इसके निशान दिखाई दे रहे हैं, फसल को नुकसान पहुंचा रहा है, तो 10 से 12 दिन में पुनः आप छिड़काव कर दें, जिससे इस प्रकार का जो कीट है वो पूरी तरह से हमारे खेत से खत्म हो जाए। दूसरा, इस समय जो कीट जो कि आप आम भाषा में लाल खजूरा बोलते हैं, इसका भी प्रकोप इस समय पौधों पर दिखाई देता है। इसका जो प्रकोप होता है वो इसका जो दिखता है, इसमें देखेंगे कि आप पौधे ऊपर से सूखे हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर इस प्रकार का कीट दिखाई दे रहा तो इसका नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है, और इसके लिए आपको सिस्टमिक कीटनाशक जैसे कि थायोमेथोक्साम का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें 5 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप में मिलाकर छिड़काव करें। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो लाल इल्ली जो है या फिर जिसे हम लाल खजूरे बोलते हैं उसका नियंत्रण हमारी फसल पे हो जाएगा। वर्तमान समय में आप सिंघाड़े के जो हमारे नए पौधे तैयार हो रहे हैं उसकी आप रोग एवं कीट मुक्त अगर आप रखते हैं तो भविष्य में इन्हीं पौधों से हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा। हमारे प्रदेश में फूलों की खेती के अंतर्गत मोगरा फूल की खेती बहुत से कृषक करते हैं और वर्तमान में उनकी फसल में फूल लग रहे होंगे।
इस फसल से गुणवत्ता युक्त फूलों की अधिक उपज तभी संभव है जब आप मोगरा की फसल में इस अवस्था में किए जाने वाले समसामयिक कार्यों को अमल में लाएं। इस बारे में जानते हैं जिला रायपुर के एक प्रगतिशील किसान। ये मोगरे की खेती मैं करीब 1.5 एकड़ में कर रहा हूँ। जो किसान भाई इसकी कटिंग छटिंग अप्रैल में किए होंगे उनको भी तोड़ाई का समय आ गया है। जब फसल चालू रहती है, फसल कम हो जाती है तो इसको कटिंग कर देते हैं। पहले कटिंग, उसके बाद कोड़ाई होने के बाद राखड़, पोटाश, गोबर खाद ये सब चीज़ के करते हैं। इसमें कम से कम 1 एकड़ में 4 बोरी राखड़ और 2 बोरी पोटाश शुरू में और 2 बोरी यूरिया। इसको कटिंग करते हैं तो 25 रोज बाद ये फिर से फोंक मार के अपना नया फसल देना चालू कर देती है। पानी 3-4 रोज के अंतराल में इसको मांदे में पूरा भर के इसको पानी देते हैं। खरपतवार के लिए लेबर हैं, वो निदाई कोड़ाई। बीमारियां इसमें छोटे छोटे भुनगे, इल्ली फूलों को पूरा नष्ट कर देते, झड़ा देते हैं। जैसे ये दिख रहा है, ये झड़ जाएगा, ये फूल, ये फूल हैं, ये सब कीट लोग काट देते हैं। इससे खराब ये झड़ जाएगा, ये बेकार हो गया। इसमें 4-5 रोज के अंतराल में स्प्रे करते हैं कीड़े मारने के लिए। कभी माहू आ गए तो माहू मारने के लिए। मौसम जब इसको बहुत गर्मी चाहिए, मौसम अगर बदल आएगा तो इसमें और बीमारी आती है। फंगीसाइड, फंगस बहुत लग जाता है। फंगीसाइड का फिर हम लोग उपयोग लेते हैं। मोगरे को धूप चाहिए, जितना धूप खिलेगा उतनी अच्छी फसल पैदावार होगी। एक दिन अगर इसको नहीं तोड़ेंगे तो ये पूरा ये खिल जाएगा। किसान भाई लोग, ये अगर नहीं टूटा तो ये सब खिल जाएंगे, दूसरे दिन के लिए बेकार हो जाएगा, नहीं बचेगा। तो इसको डेली तोड़ना जो बहुत जरूरी है। इसको मैं किस्त बाई किस्त कटिंग किया हूँ। मतलब एक ही बार में अगर 1.5 एकड़ को काट के अगर मैं कली निकालना चाहूँगा तो इसको तोड़ नहीं सकते, इसकी तोड़ाई बहुत महंगी है। 1.5 एकड़ में कम से कम अगर निकलेगा तो ये 1 कुंटल निकल जाएगा। 80 किलो 85 किलो 80-85 किलो यहाँ पर कली नहीं तोड़ सकते। तो मैं इसको 30-30 डिसमिल किस्त में काटता हूँ। 30 डिसमिल आज काटा तो 30 डिसमिल 10 दिन बाद काटूंगा। किसान भाइयों, इसके अलावा मोगरा की फसल में और कौन कौन से कार्यों को करना है, इसकी जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर संजय वर्मा। ये जो हमारा मोगरा है, इसका जो वनस्पति के नाम कहते हैं, इसको है जैस्मीन संबाग करके कहते हैं। इसको हम बेला भी कहते हैं और मोगरा भी कहते हैं और इसके साथ साथ इसको चमेली भी बोलते हैं। तो किसान भाई जो इसकी खेती कर रहे हैं मोगरा की, तो इसके लिए विशेष चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो अभी हमारा जो समय है, अब ये फूल आने का समय हो चुका है। क्योंकि अभी आप देखेंगे कि फूल आने शुरू हो गया और हमारे बाजार में भी इसका उपलब्धता बढ़ने लगी है। तो किसान भाई जो भी अभी मोगरे का उत्पादन ले रहे हैं, गर्मी के समय में मार्केट में बेच रहे हैं, उनके लिए ये सलाह देता हूँ कि अभी इस समय खाद और रासायनिक खाद का सबसे ज़्यादा अभी इसमें ध्यान रखना है कि अभी कम से कम उसमें गोबर की खाद, यूरिया, फास्फोरस और पोटास, ये कम से कम आप अभी इसका इस्तेमाल करें। और बीच बीच में आप यूरिया का फोलियर स्प्रे है ना, छिड़काव से भी आप दे सकते हैं ताकि उसमें फूलों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा आए। बीच बीच में अभी किसान भाई जैसे अभी आपके फूल आ रहे हैं तो बीच बीच में आप निंदाई गुड़ाई पर्याप्त करते रहे। सिंचाई देना, सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण है। आप कम से कम 1 दिन के अंतराल में सिंचाई जरूर दें, क्योंकि अभी समय गर्मी का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो कम से कम 1 दिन के अंतराल में पानी दें। किसान भाई को आजकल जो अच्छी तकनीकी विधि आ गई है, वैज्ञानिक तकनीक विधि आ गई, टपक सिंचाई विधि। अगर हम टपक सिंचाई विधि से देते हैं तो इससे 2-3 फायदे होते हैं। एक तो खरपतवार कम आते हैं, दूसरा क्या है कि पौधे में जो जड़ में पानी है जो सीधा जड़ में पहुंच जाता है, और उसके साथ साथ क्या है कि उत्पादन पर भी अच्छा काफी इसका प्रभाव पड़ता है और बढ़ता भी है। लेकिन हम बहाव विधि से देते हैं, अगर किसान भाई जो लोग देते हैं, उससे क्या होता है कि पानी एक तो व्यर्थ जाता है, बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता हो जाती है, पानी व्यर्थ हो जाता है। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि खरपतवार बहुत ज्यादा हो जाते हैं और उसको नियंत्रित करना एक तरीके से अलग से इसमें खर्चा पड़ जाता है। मोगरा में बहुत ज्यादा तो बीमारी इसमें आती नहीं है। थोड़ा से आप देखे होंगे कि इसमें पाउडरी मिल्ड्यू का थोड़ा सा अटैक होता है, लेकिन उसको सल्फर के द्वारा 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अगर छिड़काव करते हैं तो वो नियंत्रित हो जाता है। और बाकी ऐसे बहुत इसमें कीड़े की भी समस्या ज़्यादा नहीं रहती है। अभी जैसे इसमें कीड़े आते हैं तो आप देखे होंगे जब थोड़ा सा उसमें फूल आने लगता है तो उसमें एफिड है, थ्रिप्स है, वो थोड़ा सा दिखता है। तो ऐसी स्थिति में उसमें मेटास्टॉक्स का भी 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से अगर हम छिड़काव करते हैं तो इसको नियंत्रित कर सकते हैं। हाँ, ये जो मैंने अभी आपको छोटी छोटी जो जानकारियाँ आपको मोगरा की खेती के लिए दिए हैं, अगर उसको किसान भाई आप ध्यान में रख के अगर आप इसका फ़ायदा लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपकी मोगरा के फूलों की संख्या भी बढ़ेगी और आप मार्केट में बेचकर इसका काफ़ी लाभ ले सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं।
गिरा दे आपके अधूरे ख्वाबों की पूरी पड़ताल इस समय पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। खेती और पशुपालन दोनों एक दूसरे के पूरक व्यवसाय हैं और प्रदेश का हर छोटे से बड़ा किसान पशुपालन से जुड़ा हुआ है। लेकिन दुधारू पशुओं के पालन में कुछ न कुछ समस्याओं से आपका सामना होता रहता है। इसमें कुछ रोग तो जीवाणु और विषाणुओं की देन होते हैं, तो दूसरी तरफ कुछ समस्याएं प्रबंधन में खामियों की वजह से आती हैं। और ऐसी ही एक समस्या है पशु की खुरपका एवं मुंहपका रोग की, जिसे आप लोग FMD के रोग से जानते हैं। ये रोग क्यों होता है और इसका उपचार कैसे किया जाए, इसकी जानकारी लेकर हमारे बीच उपस्थित है पशु चिकित्सा विभाग जबलपुर के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर विष्णु गुप्ता। मैं आज आपको जानकारी देना चाहूंगा ये खुरपका मुंहपका जो पशुओं की बीमारी है मुख्यतः, उससे क्या क्या नुकसान जो अपने पशुओं में होते हैं उसका किस तरह से बचाव करना चाहिए, यदि हो जाए तो किस तरह से उसका उपचार करना चाहिए और क्या क्या उनसे हानि है अपने में। तो खुरपका मुंहपका ये एक वायरस जनित बीमारी है जो कि मुख्यतः एक दूसरे से पशुओं के कांटेक्ट में आने से, टीका नहीं कराने से या हवा के द्वारा या भोजन के माध्यम से ये बीमारी फैलती है। एक खुरपका मुंहपका FMD वायरस होता है उसके द्वारा। इसके लक्षण है, सबसे पहले जब पशु को जब आने की शुरुआत होती है तो इसमें पशु थोड़ा सुस्त हो जाता है और उसको खाना पीना कम करता है, लार ज्यादा टपकाता है। लार इसलिए टपकाता है कि मुंह में अपने को देख नहीं पाते, उसके छाले पड़ जाते हैं। ये वायरस मुख्यतः पैरों को प्रभावित करता है, उस पर फफोले पड़ जाते हैं, फुंसी आ जाती है पैरों के पास, तो उसको चलने में दिक्कत आती है। जीवाणु जनित वो हो जाती है तो मवाद भी पड़ जाती है और थनों पर भी एक छोटे छोटे से फफोले आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दूध निकालने में उसको दर्द महसूस होता है। कई बार क्या होता है, छाले के कारण उसमें बैक्टीरिया जो बैठ जाते हैं, बैक्टीरिया के कारण इसमें बुखार भी आ जाता है। तो कई बार 105-106 तक इनको बुखार आ जाता है। पशु खाना पीना बंद कर देता है और पशु धीरे धीरे कमजोर होना शुरू कर देता है और दुग्ध उत्पादन भी उसका पशु का गिर जाता है, क्योंकि वो खाता पीता नहीं है तो दुग्ध उत्पादन गिर जाता है। तो ये इसके मुख्य लक्षण है। तो ऐसी ये बीमारियां है, इसमें मृत्यु दर तो सामान्यतः कम ही होती है, लेकिन पशु का जो उत्पाद क्षमता पूरी तरह चली जाती है लगभग। तो इसका बचाव ही एक सबसे अच्छा उपाय है। इसको बचाने के लिए सबसे प्रथम मैं बताऊंगा आपको कि टीकाकरण करना चाहिए। टीकाकरण इसका सामान्यतः साल में 2 बार करते हैं। एक तो इसका टीकाकरण लगभग अक्टूबर से दिसंबर के बीच में करना चाहिए और 1 मार्च से मई के बीच में। इसका जो टीकाकरण की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो 6 महीने तक ही पशु रख सकता है। यदि ये किसी जानवर को आपके हो गया तो ये जो स्वस्थ जानवर है और एक अस्वस्थ जानवर है, दोनों को एक तो पहले अलग अलग रखें, अलग अलग बाड़े में रखें। नित्य दिन उसकी जहां बंध रहा है उस बाड़े की स्वच्छता पर ध्यान दें। दूसरी बात, यदि हो जाता है तो आप उसको जो मुंह पे छाले हैं उसको पोटेशियम परमैंगनेट से साफ करें, जिससे क्या दूसरा बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं हो, मवाद नहीं बने और ज्यादा केस ना बिगड़े। तो उसको एक दूसरे ग्लिसरीन भी लगा सकते हैं आप, पैरों पर भी और मुंह पर भी, और जहां यदि थनों में हो गया है तो थनों के अडर में भी आप ग्लिसरीन लगा सकते हैं। इससे इसकी जो दूसरी उत्पादक क्षमता है वो थोड़ा सा मेंटेन रहेगी और आगे इन्फेक्शन नहीं होगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पास पशु ज्यादा हैं, बाड़े में रहते हैं, उसके आगे जो फुटपाथ रहता है उसमें एक पानी भरने का लगभग आधा फीट या 6 इंच गहराई का उसमें पानी का एक टैंक जैसा बना लेते हैं। तो उसमें आप चूने का पानी या पोटेशियम परमैंगनेट का पानी भर सकते हैं और पशु को उसके द्वारा आपको साइड में गुजारना है या उसमें थोड़ी देर खड़ा रखें। जिससे क्या होता है कि पैर में जो फफोले बने हुए हैं FM खुरपका के कारण, तो जानवरों में बीमारी नहीं फैलेगी, तो उससे वो इन्फेक्शन दूसरी जगह नहीं फैल पाएगा। तो एक रोकथाम का बहुत अच्छा उपाय हो सकता है। इसके अलावा यदि पशु आपका खुरपका मुंहपका से ज्यादा प्रभावित हो गया है तो उनके घावों की देखभाल करना बहुत अत्यंत आवश्यक है। उसकी देखभाल के लिए आपको उसकी नित्य दिन ड्रेसिंग करना पड़ेगा। ड्रेसिंग में आप लोग बीटाडीन से साफ करके एक सूदनिंग
जैसे ग्लिसरीन का ऑइंटमेंट है, जिंक ऑक्साइड है, बीटाडीन का ऑइंटमेंट है, वो या ट्यूब है, क्रीम है, वो आप उसके चारों तरफ उस पर घाव पर लगा सकते हैं, जिससे क्या है आगे वो घाव और नहीं बढ़ेगा और वो सूख जाएगा। और दूसरा, इन्फेक्शन को रोकने के लिए आप उसको 3-4 दिन लगभग एंटीबायोटिक चलाएं एक अच्छी, और ये वायरस जनित बीमारी 5-6 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाती है। इसके अलावा मैं पशुपालक भाइयों आपको बताना चाहूँगा, चूंकि पशु खुरपका मुंहपका से जब प्रभावित होता है तो खान पान का विशेष ध्यान रखना पड़ता है उसका, क्योंकि उसके मुंह में छाले पड़ जाते हैं तो खाने में उसको असमर्थता होती है, खा नहीं पाता है वो। तो उसको सुपाच्य जो आसानी से पच जाए ऐसा भोजन दें। कई बार भूसा देते हैं तो भूसा और चुभता है उसको, तो भूसा ना दें, उसको हरा चारा दें। बरसीम है, मक्का है, हरी मक्का है, इस तरह का चारा दाना दें। बांटा भी घोल के दें, उसको पानी में मिला के फुला के इस तरह का चारा दें, जिससे उसको जीभ में कम से कम इरिटेशन हो, चुभे नहीं, आसानी से अंदर चले जाए, तो ये छालों के कारण उसको पचाने में दिक्कत ना आए। तो इस तरह का खाना आपको उसको देना चाहिए। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम कैमारा, जिला श्योपुर के कृषक सुरेश धाकड़ ने। यह बकरी की सिरोही नस्ल के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं, तो सुरेश धाकड़ जी आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। बात करें तो 3 प्रमुख नस्लें बकरियां की पाली जाती है, जिसमें मारवाड़ी, सिरोही और जखराना। आज अपन जो बात करें सिरोही बकरी की, सबसे बड़ी खासियत ये है, सिरोही बकरी का शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्रों में बात करते हैं तो सिरोही सर्वोपरि है। बकरियों की जब अपन बात करते हैं सिरोही की, तो नॉर्मली 2 कलर पाए जाते हैं, जिसमें एक कावरी जिसको बोलते हैं, छींटे पाए जाते हैं, स्पॉट है। दूसरा जो रंग है वो टैन कलर का होता है, बिल्कुल लाल जिसको कहना चाहिए। इसमें जो कावरी है उसमें कुछ व्हाइट स्पॉट भी हो सकते हैं। सिरोही बकरी की जब बात करते हैं तो नॉर्मली 2 तरह का बॉडी कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक कॉनिकल शेप की होती है, दूसरी सिलेंड्रिकल शेप की होती है। कॉनिकल शेप की सिरोही बकरी है वो ये माना जाता है कि ये दुग्ध उत्पादन के लिए बेहतर है, और जो सिलेंड्रिकल लंबा जो जिसका बदन है, बॉडी कॉन्फ़िगरेशन है, उसको मीट पर्पज के लिए अच्छा माना जाता है। वैसे सिरोही ड्यूअल पर्पज ब्रीड है, मीट के लिए भी अच्छा है और कहना चाहिए मिल्क के लिए भी अच्छा है। एक ब्यात में करीब करीब आपको 80 लीटर दूध बकरी दे देती है, और जो मीट का जो दर है वो 30 किलो वजन मिल जाता है 6 महीने की एज पर। सिरोही नस्ल का बकरा लेना चाहते हैं तो बेझिझक आप कृषि विज्ञान केंद्र सिरोही में, राजस्थान अपना ऐसा प्रदेश है जिसका अधिकतम एरिया शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में आता है। तो इन क्षेत्रों के किसानों पशुपालकों से मेरा निवेदन रहेगा कि वो अपनी अतिरिक्त आय के लिए सिरोही नस्ल की बकरी का पालन करें। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्पित है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatamp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर दोपहर 12 से 1 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अदरक की उन्नतशील किस्में एवं वैज्ञानिक खेती पर जानकारी। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं JK 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए।